Assalamualaikum. As we have started with Unit 1 Part 2 Musculoskeletal Assessment, जिसमें हमने प्रीवियसली फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टेस्ट वगैरह थे जिसमें पेशेंट की आपने इंस्पेक्शन और पल्पेशन करनी होती है, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन की इंडिकेशन में हमें हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पे गिवन है कुछ स्पेशल मैन्यूअर्स जो कि आपने पेशेंट पर अप्लाई करनी होती है। फॉर दैट पर्पस, to observe and examine the joint and muscles, कि ये चेक कर सके कहीं कोई स्वेलिंग, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, इंजरी, इन्फ्लेमेशन, इफ्यूजन। इस पर्पस के लिए हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फैलेंस मैनुअर्स। फेलन टेस्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने रिस्ट को, मीन्स कलाई को, एट 90 डिग्री एंगल पर आप उसे फ्लेक्स कर दें। ठीक है, वी कैन से इस पोजीशन को हम इन्वर्टेड प्रेयर भी कहते हैं। और आपने इस रेस्ट को, मीन्स हैंड की इस पोजीशन को आपने 60 सेकेंड्स और वी कैन से देन 1 मिनट इसी पोजीशन में रखना होता है, इन्वर्टेड प्रेयर की पोजीशन में। अगर तो पेशेंट कहे कि उसका हाथ नमनेस उसमें हो गई, मीन्स वो सुन पड़ गया, फिर टिंगलिंग सी हो रही है उसे, या पेन हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन है फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम अब क्या होता है? देयर आर 8 कार्पल बोन्स इन योर रिस्ट। इन कार्पल बोन्स के मिड में एक टनल सा, मीन्स एक पाथवे सा होता है। इस पाथवे के थ्रू एक नर्व जो है वो गुजरती है, जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। और ये जो है हमारी थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहाँ से मतलब सेंसेशन रिसीव करती है, स्टिमुलस रिसीव करती है। और जो बाकी 2 फिंगर्स हैं, मीन्स लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसकी सेंसेशन वगैरह को अल्नर जो नर्व है वो रिसीव करती है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे थंब में या इंडेक्स में या फिर मिडिल फिंगर में जो है वो टिंगलिंग हो रही है, मीन्स अगर उसका फैलेंस जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब उसकी मीडियन जो नर्व है उसकी कंप्रेशन हुई है। मीन्स कोई भी रेपिटेटिव जो स्ट्रेन्स होती हैं, कंटिन्यूसली कोई टाइपिंग करता है, राइटिंग करना, सीविंग जो सिलाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो थंब एरिया होती है उसके मसल्स बार बार रिपीटिवली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, उसकी वजह से जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। इस कंडीशन को फिर कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। फेलन टेस्ट इस पर्पस के लिए परफॉर्म किया जाता है। देन सेकंड हमारे पास है टेनल्स टेस्ट, और ये टेस्ट भी कॉमनली फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो मीडियन नर्व है रिस्ट में हमारे, उस पर स्लाइटली टैपिंग करते हैं इसी तरह। ठीक है, फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अगर तो पेशेंट को नमनेस, पेन या फिर टिंगलिंग सी फील हो, ये भी पॉजिटिव साइन है फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। देन थर्ड हमारे पास है ऑपोजिशन टेस्ट, जिसमें थंब के मसल्स और जो मीडियन नर्व है उसकी फंक्शन को किया जाता है। इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपनी जो लिटिल फिंगर है उसकी टिप को आप अपने थंब से उसे टच करें, एंड नॉट जस्ट ओनली द स्मॉल फिंगर, बल्कि सारे फिंगर्स की जो टिप्स है उसको टच करके फिर लिटिल फिंगर की बेस तक वो मूवमेंट आपने चेक करनी है। अगर तो कहीं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, दिस में इंडिकेट्स के मसल डिसफंक्शंस है या फिर नर्व में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये आपने विद और विदाउट रेजिस्टेंस चेक करना है। मींस अगर रेजिस्टेंस के साथ कैसे, उसकी जो थंब के जो मसल्स है ना उस पर आपने थोड़ा सा ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई करना है, थोड़ा सा लिटिल, और देन चेक करना है कि क्या वो अपनी थंब से जो फिंगर के टिप से फिर वो उसको टच कर सकता है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है आपने। ठीक है, दिस इज द ऑपोजिशन टेस्ट। फिर इसके बाद है बेलोटमेंट टेस्ट, जिसको पैटेला टेप टेस्ट भी कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है ये टेस्ट? टू डिटेक्ट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स, और वी कैन से द इंफ्यूजन इन नी जॉइंट, मीन्स कहीं नी की जो जॉइंट है उसमें स्वेलिंग तो नहीं हुई है। फॉर दैट पर्पस हम बेलोटमेंट टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में आपने क्या करना है कि जो एक हैंड को आपने सुप्रा जो पेटला पाउच है उसको कंप्रेस करना है अगेंस्ट द फीमर, और फिर उसके ऊपर ना
टैपिंग करनी है ऊपर से, ठीक है। टैप करके अगर तो कहीं फ्लोटिंग हो, टैपिंग सी सेंसेशन हो, सो दिस में इंडिकेट द जॉइंट डिफ्यूजन, ठीक है। इसके अलावा है लास्ट बल्स टेस्ट टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन द नीज। ये चेक करने के लिए कि जो नी के जो जॉइंट है उसमें थोड़ी सी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन अभी शुरू हुई है। इसमें नी की जो मीडियन साइड है उसको एक साइड से प्रेस करते हैं और फिर दूसरी साइड पर जो लेटरल साइड है वहां पे चेक करते हैं। अगर तो वहां फ्लूइड की बल्जिंग हुई मीन्स कि ये पॉजिटिव साइन है फॉर द मिनिमल जॉइंट फ्यूजन। नाउ जॉइंट्स दैट डिजर्व द पर्टिकुलर अटेंशन मीन्स ये सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि कॉमनली इफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो पेन से हो, इंजरी से हो, फ्रैक्चर की वजह से हो, डीजेनरेटिव डिजीज मीन्स जो एज के साथ होती है, या फिर कोई भी फंक्शनल लिमिटेशन, तो इन जॉइंट में ये कॉमन है, मीन्स कॉमनली इफेक्ट हो सकती है। सो दे रिक्वायर द फोकस एंड डिटेल एग्जामिनेशन, जिसमें फर्स्ट है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट जो कि जा को स्कल के साथ कनेक्ट करता है, सर्विकल स्पाइन जो कि नेक को मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, इसके अलावा हेड को सपोर्ट देता है, thoracic and lumbar spine, it support the posture and the trunk movement, shoulders which is the most mobile joint in the body, elbows ये एक frequent साइट है जहां repetitive strain इंजरी हो सकती है। इसके अलावा हैंड्स एंड रिस्ट जो कि मोटर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल है, हिप्स we can say that the major weight bearing joint, और legs and knees fractures और इंजरी की कॉमन साइट ड्यू टू द वेट लोड एंड एक्टिविटी, एंड लास्ट इज फीट एंड एंकल्स, और ये मोबिलिटी के लिए, इसके अलावा बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम चलते हैं मीन्स वॉकिंग एट्सेट्रा। सो इन सारे जॉइंट की आपने डिटेल एग्जामिनेशन करनी होती है, ठीक है। अब इंडिविजुअली हमने हर एक की एग्जामिनेशन करनी है, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। इंस्पेक्ट क्या चीज़ें करनी है, स्वेलिंग देखनी है, रेडनेस तो नहीं है, इसके अलावा क्रेपिटेशन, इन्फेक्शन के साइन के साथ साथ आपने क्रेपिटेशन जो क्लिकिंग साउंड सी होती है या फिर पॉपिंग सी मूवमेंट आपने वो इंस्पेक्ट करना है। फील क्या चीज़ें करनी है, टेम्परेचर को, टेंडरनेस को, मीन्स वो एरिया स्वेल तो नहीं हुई, टेंडर तो नहीं हुई जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है टच होने पर, और क्रेपिटेशन। और मैनूवर्स क्या परफॉर्म करनी है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। एज यू कैन सी हियर मैंडिबल को आगे की तरफ मूव करना उसे प्रोट्रैक्शन कहते हैं, और देन बैकवर्ड मूवमेंट कॉल द रिट्रैक्शन। वही एग्जामिनेशन यहाँ पे दोबारा डिटेल के साथ गिवन है कि पेशेंट की पोजीशन सिटिंग होनी चाहिए, उसे रिलैक्स पोजीशन देनी चाहिए। इंस्पेक्ट में हमने इन्फेक्शन के साइन देखना है, उसका कलर देखना है, रेडनेस तो नहीं हुई, उसकी सिमेट्री देखनी है, मीन्स लेफ्ट और राइट बोथ साइड को आपने कंपेयर करना है। देन अपनी इंडेक्स फिंगर को ट्रेगस के एंटीरियर साइड पे रखना है, मीन्स जो ईयर के बिल्कुल फ्रंट साइड होता है उसे ट्रेगस कहते हैं, उस एरिया पे आपने रखना है ऑन बोथ द साइड, और पेशेंट से कहना है कि आप अपना माउथ फुली ओपन कर लें। सो जैसे ही मैंडिबल डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है तो इस इंटीरियर ट्रेगस की जगह पे आपने जहाँ इंडेक्स फिंगर रखी होती है वहीं पर आपको जो TMJ टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है वो फील हो जाती है, मीन्स वो आपकी जो फिंगर की टिप है वो अंदर की तरफ जो है वो ड्रॉप हो जाती है उसी जॉइंट स्पेस में जैसे वो अपने माउथ को ओपन करता है। यू कैन परफॉर्म ऑन योर ओन सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जाको लेटरल मूवमेंट दे, फिर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कराए पेशेंट से। इसके अलावा स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप लेटर रेजिस्टेंस अप्लाई करें, मीन्स आप पेशेंट से कहते हैं अपने माउथ को ओपन करें और आप लिटिल अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स उसके माउथ को बंद करते हैं। और इसके अलावा क्लेंच टीथ, मीन्स उससे कहते हैं कि आप अपने दांतों को जोर से बंद करें, तो उससे क्या होगा कि जो चीविंग जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इस तरह आप उसके टेम्पोरल और जो मैसेटर मसल्स है उसके स्ट्रेंथ को भी एसेस कर सकते हैं जो कि हमें मस्टिकेशन में हेल्प करती है। सो इस तरह आपने टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट की एग्जामिनेशन करनी है।
अब आ जाते हैं स्पाइन पर। आपने पेशेंट की स्पाइन की जो कर्वेचर है उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, बैक से भी और लेटरल मीन साइड से भी। सर्विकल स्पाइन को देखना है जो नेक एरिया पर है, थोरेसिक स्पाइन को मीन्स मिड बैक एरिया, और लंबर स्पाइन को भी ऑब्जर्व करना है जो लोअर बैक एरिया होती है। उसकी एब्डोमिनिटी में क्या चीज़ इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट है काइफोसिस, जिसको हंच बैक भी कहते हैं। इसमें जो थोरेसिक कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स इस एरिया पर एक कन्वेक्स सी कर्वेचर बन जाती है। उसका जो मिड बैक होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, और ये एल्डरली में मोस्टली होता है, स्पेशली ड्यू टू द ओस्टोपोरोसिस। या इसके अलावा पुअर पोस्चर, जो लोग बहुत ज़्यादा नीचे होकर बैठते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकंड हमारे पास है लॉर्डोसिस, जिसको स्वे बैक भी कहते हैं। इसमें जो लोअर बैक है मीन्स जो लंबर कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स एक्सेसिव इनवर्ड कर्व बन जाता है। और ये कंडीशन जो प्रेगनेंसी है उसमें ट्रांजिएंटली हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी और जिनके एब्डोमिनल जो मसल्स है वो वीक हो। देन है स्कोलियोसिस, जिसको लेटरल कर्वेचर मीन्स साइड वेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यूजुअली एस या फिर सी शेप्ड होता है, मीन्स एक साइड पर वो ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है। और ये अनइवन जो शोल्डर लेवल है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर हिप्स का अनइवन लेवल, उनमें भी जो स्पाइन की कन्वेक्सिटी है ऑन वन साइड इंक्रीज हो सकती है। अब है सर्विकल स्पाइन, जिसमें हम नेक की उसके मसल की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे और पेशेंट से कुछ रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ ईच मूवमेंट इज टेस्टेड, जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या करेंगे कि पेशेंट को बताएंगे कि आप अपने हेड को 45 डिग्री पर आगे की तरफ बेंड करें। मीन्स इस तरह से करना है कि उसकी जो चिन है वो चेस्ट के लेवल तक चली जाए। सो आगे की तरफ हेड को बेंड करना, इसे फ्लेक्शन कहते हैं। और इसका पर्पस क्या है, क्यों हम पेशेंट से चेक करवाते हैं फ्लेक्शन करके, कि जो नेक के एंटीरियर मसल्स है और इसके अलावा जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाए। देन नेक्स्ट है एक्सटेंशन, जिसमें पेशेंट को बताया जाता है कि अब आप अपने हेड को पीछे की तरफ 45 डिग्री तक बेंड करें। लुक अप एट द सीलिंग, सीलिंग का क्या मतलब है, मीन्स कमरे की छत को देखें। जस्ट लुक एट द टॉप सरफेस ऑफ अ रूम, पेशेंट को यह बताया जाता है। इन शॉर्ट, अपनी हेड को बैकवर्ड की तरफ टिल्ट करें एट 45 डिग्री। और इसमें हम किस चीज़ को असेस करते हैं, जो पोस्टीरियर नेक मसल्स है और इसके अलावा स्पाइन की असेसमेंट करते हैं। देन है लेटरल फ्लेक्शन, मीन्स जिसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपने ईयर से अपने शोल्डर को टच करें विदाउट रेजिंग योर शोल्डर, मीन्स अपने हेड के लेवल को यहाँ शोल्डर से टच करना है, अपने शोल्डर को एलिवेट नहीं करना। 40 डिग्री तक लेटरल फ्लेक्शन करके। और इसमें हम पेशेंट की लेटरल जो नेक मसल्स है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। देन है रोटेशन, मीन्स इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपने हेड को राइट साइड पर रोटेट करें देन लेफ्ट साइड पर, मीन्स अपने हेड को सेंट्रल एक्सिस पे रख कर ही लेफ्ट और फिर राइट की तरफ देखना है एट 70 डिग्री। और एंड में अपनी सारी सर्विकल जो मोशन है रेंज ऑफ मोशन उसको रिपीट करना है, बट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसे, अगर पेशेंट अपने हेड को फ्लेक्स कर रहा है तो आपने अपने हैंड को उसके फोरहेड पे रखना है, और बीइंग एग्जामिनर आपने जेंटली अपोजिंग फोर्स अप्लाई करना है, हल्की सी रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। सेम इसी तरह आपने एक्सटेंशन में भी देख करना है। पेशेंट अगर अपने हेड को पीछे की तरफ लेकर जाता है तो आपने अपने हैंड को पेशेंट के बैक ऑफ द हेड पे रखना है और वहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है कि उसकी नेक के जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाए। जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है और जो अपर ट्रेपीजियस मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ को असेस किया जाए। अब अगर इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन हो, मींस इसमें कोई भी मोशन, चाहे फिर वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, रोटेशन हो, वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसे पेन हो रहा है,
तो उसके भी फिर कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सर्विकल स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, जो मसल्स है या फिर जो नेक के लिगामेंट्स हैं उसकी इंजरी हो जाती है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से। और जो स्ट्रेन है वो यूजुअली ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होती है और ओवर यूज़ की वजह से। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और मसल स्पाज्म होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपने हेड को बेंड नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर रात को कोई पर्सन रॉन्ग पोजीशन पे सो गया एंड व्हेन द पर्सन इज वेक अप, तो उसकी जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है एंड अ पर्सन इवन कैन नॉट लुक ओवर देयर शोल्डर क्योंकि उसे पेन होता है। देन नेक्स्ट है सर्विकल डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव जितनी भी डिजीज होती है वो यूजुअली एज के साथ होती है। अब सर्विकल जो डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज है, इसमें जो नेक वर्टिब्रा के दरमियान में जो डिस्क होती है वो वियर डाउन हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है विद एज के साथ और या इसके अलावा ओवर यूज के साथ भी। और जो डिस्क की अपनी हाइट होती है वो भी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से नेक स्टिफनेस होती है और इसके अलावा नर्व की इरिटेशन होती है और फिर पेशेंट अपने हेड को टर्न करने में भी उसे बहुत पेनफुल होता है और जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है फिर वो भी लिमिटेड होती है। देन थर्ड है सर्विकल कोर्ड कंप्रेशन। एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें जो नेक के वर्टिब्रा है वो कंप्रेस हो जाते हैं, स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से जो उसकी मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये डिस्क की हर्निएशन की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके हेड के मूवमेंट के टाइम उसे नमनेस या फिर पेन फील होता है। देन फोर्थ है कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसमें जो नेक के वर्टिब्रा होती है वो क्रश्ड हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, या फिर जो बोन्स होती है वो वीक हो जाते हैं ड्यू टू द ओस्टियोपोरोसिस। और फ्रैक्चर की वजह से नेक में इतना पेन होता है कि फिर वो उसे मूव भी नहीं कर सकता। देन लास्ट हमारे पास है लंबोसेक्रल मस्कुलर स्ट्रेन। जो लोअर बैक होता है उसके मसल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसमें ओवरऑल स्पाइन की जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, तो फिर पेशेंट अपने नेक को भी मूव नहीं कर सकता और ये चीज़ इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है पोस्चर को और नेक मूवमेंट को भी। इसलिए आपने पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करनी है, रेंज ऑफ मोशन का उसका चेक करना है, अगर कहीं भी इम्पेयर्ड हो तो फिर ये फॉलोइंग रीजंस हो सकते हैं। नाउ थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन रेंज ऑफ मोशन। सेम उसी तरह अब आपने पेशेंट से कुछ मूवमेंट परफॉर्म करानी है एंड चेक हाउ वेल द मिडल एंड द लोअर बैक कैन मूव। जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन, जिसमें पेशेंट ने 90 डिग्री आगे की तरफ बेंट होना है, एज यू कैन सी हियर। मीन्स ट्राई करना है कि अपने जो टोस है उसको टच करें। और ये क्यों किया जाता है, टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लोअर बैक, जो मसल्स है और जो लिगामेंट्स हैं उसको असेस करने के लिए किया जाता है। अगर पेशेंट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा या उसे पेन हो रहा है या वो ज़्यादा बेंड नहीं हो सकता, इट मीन्स कि उसे लंबर स्ट्रेन है या फिर कोई भी डिस्क का प्रॉब्लम है। देन है हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग करनी है अबाउट 30 डिग्री। पहले पेशेंट को आगे की तरफ बेंड कराया जिसे फ्लेक्शन कहते हैं। देन अगर फिर वो सेंट्रल एक्सिस तक बिल्कुल सीधा खड़ा हो गए, जिसे दिस इज एक्सटेंशन। और जब वो बैकवर्ड की तरफ बेंड हो जाए अबाउट 30 डिग्री, दिस इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें स्पाइनल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है लैटरल बेंडिंग, मीन्स जिसमें अबाउट 30 डिग्री साइड टू साइड बेंडिंग करनी है, एज यू कैन सी हियर। पेशेंट के पेल्विस को स्टडी रखना है एंड देन आस्क द पेशेंट टू बैंड टू द राइट एंड लेफ्ट साइड। और इसमें जो थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन की मूवमेंट है ना, वो चेक किया जाता है। देन लास्ट हमारे पास है रोटेशन, मीन्स जो अपर बॉडी है उसे रोटेट करनी है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, वाइल कीपिंग द हिप स्टिल, मीन्स जो हिप के लेवल है उसे मूव नहीं करना होता। और इसमें जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है उसको टेस्ट किया जाता है। और अगर रोटेशन में भी इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन हो, दिस मीन्स दैट कि डिस्क की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर अर्थराइटिस हो सकता है, या इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी फर्दर इवेल्युएशन की ज़रूरत होती है। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट की एग्जामिनेशन।
और उसमें भी कुछ रेंज ऑफ मोशन है जो कि पेशेंट से परफॉर्म कराएंगे, जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन, जिसमें पेशेंट ने अपने आर्म की अपलिफ्टिंग करनी है अबाउट 180 डिग्री के, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाए। फिर उसके बाद है हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें उसने अपने आर्म को बैकवर्ड की तरफ मूव करना है, मीन्स बिहाइंड द बॉडी अबाउट 50 डिग्री। उसी तरह देन एबडक्शन करनी है, मीन्स रेजिंग द आर्म आउट टू द साइड। पहले हमने सामने से किया, अब साइड से, और इसे भी फिर 180 डिग्री तक, मतलब इस तरह के बिल्कुल सीधा आ जाए ओवर हेड लेवल। और एबडक्शन के बाद करनी है एडक्शन, मीन्स अपने आर्म्स को जो ऊपर किया हुआ था वापस नियर टू द बॉडी वापस लेकर आना है अबाउट 90 डिग्री। देन इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन में पेशेंट ने अपनी एक हैंड को पीछे से अपने शोल्डर ब्लेड से टच करना है अबाउट 90 डिग्री, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। और लास्ट में है एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें पेशेंट अपनी एक हैंड को अपनी नेक के लेवल तक लेकर चला जाता है पीछे हेड, एज फॉर द हेयर ब्रशिंग, जिस तरह से वो अपने बाल ठीक करता है, ठीक है। देन आपने एल्बो जॉइंट की एग्जामिनेशन करनी है और उसमें भी कुछ रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन। अब यहाँ आपका सारा फोकस होगा एल्बो जॉइंट की तरफ, जिसमें पेशेंट फर्स्ट अपने एल्बो को फ्लेक्स करेगा, मींस बैक बेंड करेगा फॉरवर्ड आगे की तरफ अबाउट 160 डिग्री। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में वापस उसे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एट 180 डिग्री। और नेक्स्ट है प्रोनेशन, मींस अपने एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट करना है एट 90 डिग्री, और जो उसके पाम्स हो, हथेली, उसका फेस डाउनवर्ड की तरफ हो। सो दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन। इसके बाद सुपिनेशन, जो कि प्रोनेशन का ऑपोजिट है, वो भी 90 डिग्री पर होगा, लेकिन इसमें जो पाम का फेस है वो अपवर्ड की तरफ होगा। और इस सारी मूवमेंट को आपने परफॉर्म करना है, लेकिन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कि आप जॉइंट, मसल्स और लिगामेंट की स्ट्रेंथ को चेक करें। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे रोम गिवन है, लाइक इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, डोर्सिफ्लेक्शन भी है, फोर आर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू द जॉइंट कैपेबिलिटी आपने उसी तरह की एग्जामिनेशन करनी है। और अगर कहीं भी पेशेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन शो करे, पेन हो उसे, या इसके अलावा कोई भी लिमिटेशन हो जिसकी आपने फर्दर एवेल्यूएशन की नीड होती है, जो आपने करनी होती है। देन हमारे पास है रिस्ट जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। अब जो रिस्ट की जो जॉइंट है उसकी एग्जामिनेशन करनी है, जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन, मीन उसे 90 डिग्री तक बेंड करना। देन हाइपर एक्सटेंशन, मीन्स रिस्ट को अपवर्ड मूवमेंट देना अबाउट 70 डिग्री। और है अल्नर डेविएशन, मीन्स हैंड को 55 डिग्री तक आउटवर्ड मूव करना। अल्नर का क्या मतलब, अल्नर बोन की साइड पर, दैट्स व्हाई वी से दैट द अल्नर डेविएशन। और नेक्स्ट है रेडियल डेविएशन, हैंड को इनवर्ड की तरफ मूवमेंट देना अबाउट 20 डिग्री, मीन्स रेडियल बोन की तरफ। दिस रोम इज द सेम जस्ट लाइक टाटा बाय बाय जब हम अपने हैंड से करते हैं। सो सेम अपने हैंड को अल्नर साइड देन रेडियल साइड से मूव कराना। सो इस तरह से जॉइंट की, जो रिस्ट के जॉइंट की एग्जामिनेशन की जाती है। और इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें, ये सारी मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी चेक करनी होती है। और रिस्ट में हमारे पास प्रेजेंट होती है मीडियन नर्व, जो कि वो अगर कंप्रेस हो जाए तो वो काज करती है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसका मैंने इनिशियल स्लाइड्स में काफ़ी डिटेल से बता दिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसके जो मैनूवर्स हैं। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव फैलेंस मैनूवर्स एंड द सेकंड वाज रिटर्नल साइंस। अगर तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो तो फिर फैलेंस और इसके अलावा टेनल साइन दोनों पॉजिटिव आएगी, और अगर ये दोनों पॉजिटिव आ गई सो दिस मीन्स दैट कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। इस तरह अब आते हैं हैंड की एग्जामिनेशन पर। इसमें भी कुछ रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने, जिसमें है फर्स्ट फ्लेक्शन, एंड आई थिंक पिक्चर के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री पर फिंगर्स को फ्लेक्शन देनी है। इसके अलावा हाइपर एक्सटेंशन 30 डिग्री पर उंगलियों को ऐसे दूर लेकर जाना, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन।
adduction, this is extension, and this range of motion is thumb of position. एंड एट द एंड वही बात आपने ये सारी रेंज ऑफ मोशन को अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी चेक करना होता है कि मसल की स्ट्रेंथ को और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाए। और फिर आते हैं हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन की तरफ। इसमें भी वही सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन विद नी फ्लेक्स के साथ एक्सटर्नल रोटेशन। पिक्चर के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, अगर नी बिल्कुल स्ट्रेट होगा सो दिस इज एक्सटेंशन, फिर उसे 90 डिग्री पर उसे फ्लेक्स करना है। और इसमें क्या जो नी है वो फ्लेक्स नहीं है, मींस बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि यहाँ हिप को फ्लेक्स करना है और साथ ही साथ नी को भी फ्लेक्स करना है एट 120 डिग्री। सेम इसी तरह ये इंटरनल रोटेशंस है, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री पर एक्सटर्नल रोटेशन, और अपने लेग को सेंट्रल बॉडी से दूर लेकर जाना, दिस इज एबडक्शन, और फिर वापस अपनी बॉडी के करीब लेकर आना, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। फिर आती है नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। सेम उसी तरह नी को अप करके बटक्स के करीब लेकर आना अबाउट 130 डिग्री, जिसमें आप जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप है, जिसमें बाइसेप्स फेमोरस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये सारे मसल्स इंक्लूड है। सो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है कि यहाँ पे कहीं लिमिटेशन या इसके अलावा कोई पेन तो नहीं हो रहा है इस रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करते वक्त। देन इसके अलावा एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन मींस लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करना, और इसके फंक्शन में क्वाड्रिसेप्स वो इंक्लूड है, जिसमें रेक्टस फेमोरस, वास्टस मेडियलिस, लैटेरालिस एंड इंटरमीडियस जो मसल्स है वो इंक्लूड है। सो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ये रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ बल्स टेस्ट और बेलोटमेंट टेस्ट है, जो कि हम प्रीवियसली मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। और इन दोनों टेस्ट के थ्रू हम नी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को चेक करते हैं कि कहीं यहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन तो नहीं हुई, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। सो फॉर दैट पर्पस पल्स टेस्ट एंड बेलोटमेंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड। फिर यहाँ पर है एंकल रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है प्लांटर फ्लेक्शन, एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग आल्सो थ्रू इमेज। टोस को डाउनवर्ड की तरफ मूव करना, दिस इज कॉल्ड द प्लांटर फ्लेक्शन एट 45 डिग्री। इसके अलावा अपवर्ड की तरफ मूव करना डोर्सीफ्लेक्शन है एट 20 डिग्री। ई वर्जन और इन्वर्जन का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और एबडक्शन मिड लाइन से दूर लेकर जाना एट 10 डिग्री, और एडक्शन मिड लाइन के करीब लेकर आना एट 20 डिग्री। और इन सारे मैनूवर्स को आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी चेक करना होता है। अच्छा, अब यहाँ गिवन है हेबर्डेंस नोड्यूल एंड बोचार्ड्स नोड्यूल्स। ये हमारे पास कुछ बोनी नोड्यूल्स होती हैं जो कि अराउंड द फिंगर जो है वो डेवलप हो जाती है, अराउंड द फिंगर जॉइंट, जिसकी वजह से ड्यू टू क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। हेबर्डेंस जो नोड्यूल है ये डीआईपी में होता है। डीआईपी मतलब डिजिटल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मींस वो जॉइंट जो बिल्कुल फिंगर नेल के करीब होती है, और ये क्रोनिक स्टेज में फिर इतना पेनफुल नहीं होता। यूजुअली फिर ये पेनलेस हो जाता है, बट इन अ क्रोनिक स्टेज। और जो फिंगर टिप की अपीयरेंस है उसमें माइल्ड से डिफॉर्मिटी आ जाती है। एंड द सेकेंड वन इज द बोचार्ड्स नोड्यूल्स। और ये जो नोड्यूल है ये पीआईपी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। पीआईपी मीन्स प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मीन्स एट द मिड ऑफ द फिंगर ड्यू टू आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा जो सीएमसी जॉइंट है ये भी इफेक्ट हो सकती है विद एज। सीएमसी मीन्स कार्पो मेटाकार्पल, वो जो जॉइंट होती है, और ये हर एक फिंगर के एंड में प्रेजेंट होती है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली जो थंब की फिंगर है ये थंब के लेवल पर ज़्यादा मोबाइल होती है, और इसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट भी होती है, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स, जिसकी वजह से फिर पेन भी होता है, उनकी जो ग्रिप है वो भी वीक हो जाती है। अब यहाँ कुछ डेवलपमेंटल वेरिएशंस गिवन हैं।
मतलब अगर वक्त के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है और बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी को आप नोटिस करें, सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे के न्यू बोर्न में ही उसकी असेसमेंट की जाए। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डेवलपमेंटल वेरिएशन की कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, चाहे फिर वो कंजेनिटल हो या इसके अलावा जो डेवलपमेंटल इश्यूज हो, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो न्यू बोर्न में सबसे पहले तो क्या होता है, लुक फॉर एबनॉर्मलिटीज़। आपने बेबी की ओवरऑल एग्जामिनेशन करनी होती है, उसकी जनरल अपीयरेंस देखनी होती है, उसकी पोस्चर, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी लिम्ब मूवमेंट, उसकी सिमेट्री, हर एक चीज़ को प्रॉपरली असेस किया जाए। जिसमें यहाँ फर्स्ट गिवन है सीमियन क्रीज। नॉर्मली क्या होता है, हथेली पर जो पाम है उसमें 2 पैरेलल क्रीजेस होती है, जबकि अगर कुछ बच्चों में सिंगल क्रीज हो तो कॉमनली ये एबनॉर्मल है। और ये साइन एसोसिएट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से, स्पेशली क्या, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। देन अनदर एबनॉर्मलिटी इज पोलीडेक्टाइली, मीन्स जिसमें एक्स्ट्रा डिजिट्स होता है, और वी कैन से दैट इसमें एक एक्स्ट्रा फिंगर डेवलप हो जाती है। और ये यूजुअली थंब के साइड पर होता है, जिसको प्रीएक्सियल कहते हैं, या फिर लिटिल फिंगर के साइड पे होता है, जिसको पोस्ट एक्सियल कहते हैं। तो कुछ बच्चों में ये फुली डेवलप्ड फिंगर होता है, या इसके अलावा कुछ सॉफ्ट टिश्यू उसके नब भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको पोलीडेक्टाइली कहते हैं। अनदर एबनॉर्मलिटी इज सेंडेक्टाइली, जिसको वेब्ड डिजिट्स कहते हैं, जिसमें 2 फिंगर्स की फ्यूजन हो जाती है, मीन्स वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती हैं। और ये अटैचमेंट दोनों फिंगर की स्किन टू स्किन अटैचमेंट भी हो सकती है, या इसके अलावा स्किन टू बोन अटैचमेंट भी हो सकती है। देन इसके अलावा आपने साइन ऑफ हिप डिसलोकेशन को नोट करना होगा, उसको असेस करना होगा, जिसमें फर्स्ट है हिप फ्लेक्स। डेवलपमेंटल जो हिप डिस्प्लेसिया होता है, इस कंडीशन में जब भी आप बेबी के हिप एरिया को मूव करते हैं तो उससे एक सॉफ्ट सी क्लिक सी आवाज़ आती है, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है जो फेमरल बोन की हेड है वो अनस्टेबल है इनसाइड द एसिटेबुलम। इसके अलावा एसिमेट्रिकल ग्लूटल फोल्ड्स, जिसमें बेबी के बटक्स एरिया पर या इसके अलावा थाइस पर कुछ अनइवन और अनइक्वल फोल्ड्स होती हैं, और ये भी हिप डिसलोकेशन की एक साइन है। अब एडolescence की बात करें तो जिसकी एज अबाउट 12 टू 18 ईयर्स होती है, सो उस एज में भी मे हैव अ स्लाइट काइफोसिस एंड राउंडेड शोल्डर्स, मीन्स जो उसका थोड़ा सा कर्वेचर वो थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ हो सकता है। वो क्यों? वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पोस्टर्नल हैबिट्स, वो या तो ऐसे बैठते हैं, या इसके अलावा जो हैवी बैक पैक्स होती हैं, मीन्स भारी भरकम बस्तों को उठा के जाना। सो इन पोस्टर्नल हैबिट्स की वजह से माइल्ड कर्वेचर का हो जाना ये कॉमन है, बट ये टेम्पररी भी होता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट्स, मीन्स बोन की ग्रोथ भी हो रही होती है, और बोन ग्रोथ इज कंप्लीट बाय द एज ऑफ 20 एज तक जो बोन की ग्रोथ है, मीन्स बाय लेंथ, वो इंक्रीज हो रही होती है। एपिफाइजियल जो ग्रोथ प्लेट है वो ओपन होती है, बट बाय द एज ऑफ 20 वो क्लोज हो जाती है। एंड आफ्टर दिस बोन्स आर नो लॉन्गर इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन जो बोन की डेंसिटी होती है और जो बोन की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है अप टू द 30 टू 35 एज तक। और ये लॉन्ग टर्म बोन की स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो की रोल है वो कौन प्ले करता है? हार्मोन्स, आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन एंड आपकी एक्सरसाइज। अब प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? फर्स्ट इज पोस्टरनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो वुमेन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है एज द यूटेरस इन ग्रोस। यूटेरस मीन्स वो यूटेरस इनलार्ज होता है। सो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए उसके पोस्चर में चेंजेस आ जाती है, वो पोस्चर के चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है। सो इसकी वजह से लोडोसिस इंक्रीज हो जाती है। सो प्रेगनेंसी में लोडोसिस का होना वो नॉर्मल है, जिसमें बैक जो लोअर बैक होती है
और लंबर स्पाइन उसका कर्वेचर इनवर्ट होता है। और लंबर स्पाइन की ये इनवर्ट कर्वेचर जिसको लोडोसिस भी कहते हैं, ये क्यों होती है? क्योंकि जो ग्रोइंग फीटस होता है इन द लोअर एब्डोमेन उसका वेट इंक्रीज होता है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा इंक्रीज मोबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट्स। और ये किस वजह से होता है? ये हार्मोन रिलैक्सिन उसकी वजह से जो पेल्विस के लिगामेंट्स होती हैं वो लूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करना होता है। और जो सैक्रोइलियक जॉइंट होती है मींस वो जॉइंट जहाँ स्पाइन मीट करता है पेल्विस के साथ, वो इनस्टेबल होती है या इसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। और इसकी वजह से शी फील्स pelvic discomfort when walking and standing for long time। अब जो लिगामेंट्स हैं वो भी लूज हो चुके हैं, वो भी रिलैक्स हो चुके हैं, और जो पेल्विस है वो भी वाइडन हो चुका होता है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी अल्टर्ड है। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से उसके गेट में भी मीन्स जिस तरह से वो चलती है उसमें भी चेंजेस आएगी। सो वेडल गेट इन प्रेगनेंसी ये नॉर्मल है, जिसमें वो थोड़े वाइडर स्टेप्स लेती है और उसके जो हिप्स है वो स्वे कर रहे होते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में जिसका हमने वेडल गेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक एबनॉर्मल गेट थी जो कि हिप डिसलोकेशन की वजह से होती है, अब यहाँ इन प्रेगनेंसी में ये कॉमन है और सेफ भी है। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम रिलेटेड टू द फ्लूइड रिटेंशन। प्रेगनेंसी में ऑफन होती है फ्लूइड रिटेंशन, और स्पेशली जो लेटर मंथ होती है उनमें। सो अगर बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो गई, अगर नोटिस किया होगा तो उसके हाथ और पाँव स्वेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड रिटेंशन। तो इन इसकी वजह से फिर जो रिस्ट में जो कार्पल टनल है उस पर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उनके हाथों में टिंगलिंग सी नमनेस होती है, और ये एट द नाइट में ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, या फिर कोई वो रेपिटेटिव मूवमेंट वो परफॉर्म करें। एंड एट द एंड अबाउट आफ्टर बर्थ जितनी भी मस्कोस्केलेटल चेंजेस हो गई या फिर नर्व रिलेटेड जो चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस, चाहे उसमें बैक पेन हो, कार्पल टनल सिंड्रोम हो, उसकी जो गेट की चेंजेस आ रही थी, ऑल दीज सिम्टम्स आर रिजॉल्व विद डिलीवरी। चाइल्ड बर्थ के बाद बॉडी जो है वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे फिर वो हार्मोन का लेवल हो वो भी नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है, जो फ्लूइड रिटेंशन हुई थी वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मीडियन नर्व पे प्रेशर नहीं होता, और जो जॉइंट्स थे जिनकी लिगामेंट्स की लूजनेस हुई थी वो भी वापस स्टेबल हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर जो एडल्ट्स होते हैं, आप उनकी मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट या इसके अलावा उसकी जॉइंट की असेसमेंट उसके फंक्शनल एडीएल्स के साथ कर सकते हैं। एडीएल्स मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ्स, मीन्स उसकी वॉकिंग, उसकी ड्रेसिंग, उसकी बाथिंग, उसका गेटअप और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो इन सब से आप उसकी जॉइंट की जो एबिलिटी है और उसकी मोबिलिटी को आप असेस कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। इन सब के लिए क्या वो किसी पर डिपेंडेंट है, यानी बजाते खुद इंडिपेंडेंटली वो परफॉर्म कर रहा है। पोस्चर पोस्चर में नेचुरली चेंजेस आती है क्योंकि डीजेनरेटिव जो चेंजेस है वो आ रही है। इसके अलावा एज के साथ साथ उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी जो बैलेंस मैकेनिज्म है वो अल्टर्ड हो जाती है, फिर तो वो जवानों की तरह सीधा इरेक्ट होकर खड़ा नहीं हो सकता ना। सो उनकी जो काइफोसिस है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसकी गर्दन ऐसे झुक जाती है, और जो कर्वेचर है होता है थोरासिक स्पाइन का वो आउटवर्ड की तरफ इंक्रीज होता है, एंड स्पेशली विद ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा रिडक्शन इन टोटल मसल मास, ऑब्वियसली डीजेनरेटिव चेंजेस आ रही है बॉडी में, मसल तो वीक होंगे, मसल मास भी रिड्यूस होगा, मीन सार्कोपीनिया होगा, जिसमें ग्रेजुअली मसल मास और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाती है। And last most important point is joint and muscle agility have a tremendous extreme among older adults. Older adults में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि physically active भी होते हैं,
उनकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। हम कहते हैं ना अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखना। So same some individuals are flexible, active and strong enough to perform their activity independently. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल, उसकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, हैबिट्स या इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीज़ होती है, ये सारी इन्फ्लुएंस करती है एजिलिटी को। अगर तो एडल्टहुड में आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल किया, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली आप कॉन्शियस रहे कि आप क्रोनिक डिजीज़ से ख़ुद को प्रिवेंट कर सके, फिज़िकली आप एक्टिव हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम जाना, सोशली एक्टिव होना, कंट्रीब्यूशन देना और स्पेसिफिकली अपनी डाइट जो न्यूट्रिशन है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड एंड जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है आप वो ले रहे हैं इन एडल्टहुड में। सो ये सारे फैक्टर्स आपको एक एफिशिएंट लॉन्ग लाइफ दे सकती है। दैट्स व्हाई वी से दैट इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लॉस इट। रेगुलर एक्टिविटी जो है आपको मेंटली भी और फिजिकली भी एक्टिव रखता है और ये मसल की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऑपोजिट जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, उनकी हैबिट्स इस तरह की नहीं होती, मीन्स ऑफ फिजिकली एक्टिव नहीं होते, जंक फूड का ज़्यादा खाना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप खुलेआम क्रोनिक डिजीज़ को दावत दे रहे हैं। सो अगर इन एडल्टहुड में आपको ऐसे क्रोनिक डिजीज़ हो गई, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी लाइफस्टाइल हो गई आपकी, तो फिर ओल्ड एज में तो ऑब्वियसली फिर दूसरे पे आप डिपेंडेंट होंगे। जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, मसल लूज, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है और डिजेनरेशन भी होती है। सो हियर द चॉइस इज योर्स एंड दिस phrase emphasizes the importance of the consistent movement to preserve independence. So this is all about the musculoskeletal assessment and thank you so much.